के संस्थाओं के बारे में आएंगे। ये सब मेजर टॉपिक है, हमें लगता है कि लगभग 1.5-2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये शेड्यूल एरिया यानी स्पेशल क्लास जो है, शेड्यूल एरियाज की जरूरत क्यों पड़ी, हमारे कुछ भारत के कुछ भागों को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने की बात क्यों आई। शेड्यूल एरिया ऐसा वैसा एरिया है जहां शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन है। अब हम बताएंगे कितना है, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उनके विकास के लिए, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और समग्र विकास के लिए ये आवश्यक हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा कि उनके लिए कुछ प्रॉपर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसमें समय समय पर संवैधानिक संशोधन होते गए और फिर हम उन संशोधनों के बारे में बताएंगे और फिर आज की स्थिति के बारे में बताएंगे। तो हमारे संविधान में जो भाग 10 है वो इससे डील करता है, और आर्टिकल 244 सॉरी। और जो शेड्यूल में हमारे 5th एंड 6th शेड्यूल में जो अनुसूचियां हैं संविधान के अंत में आप देखेंगे, उसमें ये शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के बारे में बात है, और उसका उद्देश्य यही है कि उनका जो सांस्कृतिक पहचान है वो बनाए रखे। मुख्य उद्देश्य ये है। चलिए आगे बढ़े। मैंने बताया कि शेड्यूल एरिया की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उनके जो ओवरऑल विकास के लिए, मान लें आप, उनके कल्चरल विरासत को मेंटेन रखने के लिए, उनकी भाषा को मेंटेन रखने के लिए, और उनके एजुकेशनल अपग्रेडेशन होना चाहिए, और दूसरे जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं ये होते रहने चाहिए उस एरिया में जो पिछड़ा हुआ है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोविजंस लागू किए। अब शेड्यूल एरिया होता क्या है? शेड्यूल एरिया वैसा एरिया है जहां की उस क्षेत्र में, उस राज्य में 50% पॉपुलेशन, उस क्षेत्र में मान लो उस क्षेत्र में 50% पॉपुलेशन एसटीज है, उनको शेड्यूल एरिया कहेंगे। ऐसे शेड्यूल एरिया जो हैं भारत के 10 राज्यों में, ऐसा नहीं कि सभी राज्यों में शेड्यूल एरिया है, हम बताएंगे उसके बारे में आपको। और ये 5th शेड्यूल में है। और 6th शेड्यूल में क्या है कि जहां पर ट्राइबल एरिया के लिए, प्रशासन के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ अलग व्यवस्था की है, वहां भी ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और ऐसे 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इस तरह के 4 राज्य हैं। अभी मणिपुर वाले बोल रहे हैं कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए 6th शेड्यूल में। अभी जो वहां मैतेई और कुकी में जो झगड़े हुए, और उसके बाद मैतेई तो नहीं, लेकिन कुकी वाले कह रहे हैं कि हमारे लिए 6th शेड्यूल में हमें डालिए ताकि हम अपना काम कर सकें, क्योंकि लिबर्टी उसमें ज्यादा है उन लोगों को। आगे बढ़े। 6th शेड्यूल मैंने बताया जो 4 स्टेट्स हैं हमारे, असम, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम, उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनोमस रीजन्स बनाने की बात है वहां के विकास के लिए। उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे आगे स्लाइड्स में। और अंतर क्या है दोनों में देख लें। 5th शेड्यूल में जो अधिकार हैं वो जो केंद्र सरकार उसमें अपने अधिकारों उपयोग करके लागू कर सकता है। विभिन्न प्रोग्राम्स हैं, कुछ स्कीम है, कुछ पॉलिसी है, लेकिन 6th शेड्यूल में उसको राज्यों के अधीन किया गया है। ये काम राज्य का है, वहां के गवर्नर को दिया गया है अधिकार। जो 5th शेड्यूल में है, जो हमारा मध्य प्रदेश के 5th शेड्यूल में है, इस तरह 10 स्टेट्स हमारे शेड्यूल में हैं। वो हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, एमपी। अब नोट कर लेना, ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र,
ओडिशा, राजस्थान एंड तेलंगाना। इन 10 जो स्टेट्स हैं, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया है। जैसे जबलपुर शेड्यूल एरिया नहीं है, लेकिन मंडला है। उसी तरह सिवनी में कुछ ब्लॉक 5th शेड्यूल में शामिल है, शेड्यूल एरिया है, जैसे घनसौर, लेकिन केवलारी नहीं है। इस तरह जिस एरिया में, जिस ब्लॉक में 50% ज्यादा पॉपुलेशन एसटीज के हैं, उसको शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया है। जैसे डिंडोरी 100% शेड्यूल एरिया है वो। इस मतलब आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। ये 10 स्टेट हैं और उस 10 स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसकी पूरी लिस्ट है, नोटिफाइड एरिया है कि ये हमारे शेड्यूल ब्लॉक हैं। तो इन 5th शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कॉन्सेप्ट है। वहाँ एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है, उसकी मीटिंग नियमित रूप से होती रहती है और ये पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी है। इसके सीएम उसके चेयरमैन होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं। और इन स्टेट्स में मैंने जब आपको पढ़ाया था मंत्रिमंडल, तो ट्राइबल डेवलपमेंट मंत्री होना जरूरी है इन स्टेट्स में। और फिर जो ट्राइबल के 4 स्टेट हमारे बताए, असम, मिजोरम वाला, उसमें भी ट्राइबल का अलग विभाग होना जरूरी है। तो कुछ 14 भी हमारे पूरे स्टेट्स हैं जहां पर कि ट्राइबल मिनिस्टर होना जरूरी है, अलग। ऐसा नहीं कोई किसी के साथ कर दिया गया, अलग ट्राइबल मिनिस्ट्री होना चाहिए। एमपी में भी ट्राइबल मिनिस्टर है, तब उस डिपार्टमेंट के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती है। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कॉन्सेप्ट है 5th शेड्यूल में। और प्रधान राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र में अगर एसटी पॉपुलेशन 50% हो गया या नियर अबाउट 50% है, उनका डिस्क्रिशन है। लेकिन अभी तक यही हुआ है कि जिस भी एरिया में 50% पॉपुलेशन होता है उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, डिंडोरी है, वहाँ जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन ट्राइबल का मान लीजिए 1 लाख है या 10 लाख है, 1 लाख है मान लें, उसके कारण वो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर हो गया है। मान लीजिए किसी कारणवश रोजगार पाने के उद्देश्य से वो ट्राइबल वहाँ से माइग्रेट होकर कटनी के लिए चले गए, तो ट्राइबल पॉपुलेशन घट गया। इसमें डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट का कि ऐसे स्थिति में क्या करें। ये प्रेसिडेंट को छोड़ दिया गया। प्रेसिडेंट सामान्यतः ट्राइबल के पक्ष में निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो हमारे वीकर सेक्शन है और इस तरह व्यवस्थाएं चलती रहती है। और ये 6th शेड्यूल में जो हमारे 4 स्टेट्स हैं, वहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं और रीजनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट है, जो कि उनको काफी व्यापक अधिकार दिए गए हैं उनको, वहाँ उन लोग संस्थाओं को, इन 4 स्टेट्स में। इनको हम डिटेलिंग भी करेंगे आगे स्लाइड में। आगे आइए। अब ये जो 6th शेड्यूल में जो हमारे 4 स्टेट हैं, वहाँ कुछ होते हैं रीजन, जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या रीजनल काउंसिल्स होते हैं। उसमें जो काउंसिल्स हैं, ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं, उसमें इलेक्शन होता है। जिस तरह यहाँ विधानसभा होता है, उनका अपना इलेक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का। और उसमें 30 मेंबर्स होते हैं, उसमें 4 मेंबर गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। और ये जो 30 मेंबर हैं, ये इनका कार्यकाल 5 साल होता है। और ये जो गवर्नर के द्वारा नियुक्त है, ये गवर्नर की इच्छा के अनुसार चलते रहते हैं व्यवस्थाएं। हम बता रहे उस पर आ रहे हैं। अब ये 1985 की बात है, 1985 के अराउंड, जब वो उसके नीचे आ जाए आप, जब उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसी तरह असम में एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया था। उसमें उनकी डिमांड थी कि हमारा क्षेत्र बड़ा है, तो 30 से काम नहीं चलेगा, संख्या बढ़ाइए। उन्होंने 46 कर दिया था। लेकिन सामान्यतः जो दूसरे ये सब जितने हमारे हैं, जो ये ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, इसमें सभी में 30 मेंबर हैं। लेकिन सिर्फ बोडो जो है, जो कि असम में है, बोडोलैंड, उसका एरिया कुछ बड़ा है। काफी बड़ा आंदोलन हुआ था, आप पढ़ना इंटरनेट पर उसको जाकर, बोडोलैंड आंदोलन के लिए काफी लोग मारे गए थे वहाँ। और जो दूसरे स्टेट्स के लोग वहाँ रह रहे थे, उनको भी बहुत मारा गया था, भगाया गया था वहाँ से। बहुत कस लड़ाई हुई थी, बहुत दिन तक चली थी लड़ाई। उसी में एक पार्टी का जन्म हुआ था, असम गण परिषद का, जो कि
प्रफुल्ल महंत वहाँ के सीएम भी बने उसी से निकलकर, जो अभी भी राजनीति करते रहते हैं, हसनगंज पर अभी भी है, लेकिन उसका उद्भव बोडोलैंड से हुआ था। और वहाँ के इसके भी 2-4 नेता थे जो कि काफ़ी आगे बढ़े, लेकिन अब ये आंदोलन समाप्त हो गया है, लेकिन वो ऑटोनोमस काउंसिल बरकरार है वहाँ। और प्रोविजन भी हमारे आप शेड्यूल 6 में और हमारे संविधान में, कि जो हमारे शेड्यूल 6 में जो स्टेट शामिल हैं उसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो जो 4 स्टेट में 10 तरह के काउंसिल हैं, ये है 10। असम में जैसे बोडोलैंड है, कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल भी है, और दीमा साओ ऑटोनोमस काउंसिल भी है। ये 3 असम में है। मेघालय में भी 3 है, गारो हिल्स। ये सब ट्राइबल के नाम से है या डिस्ट्रिक्ट के नाम से। ये मेघालय में ये तीनों ट्राइबल हैं, गारो भी है, जैंसिया भी है और खासी भी है। उन जाति विशेष के लिए ऑटोनोमस काउंसिल है। उनकी डिमांड थे कि संविधान भी कहता है कि उनको व्यापक अधिकार दिए जाए, अपना डिसीजन खुद लें। ट्राइबल्स के बारे में कुछ उनका अपना अलग समझ है, वो अपने डिसीजन लें खुद कैसे करना है। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इस अभी बहुत चर्चा में आया था। वहाँ एक तिपरा मोथा नाम की पॉलिटिकल पार्टी जन्म ले लिया यहाँ पर इसी में, और इसमें 30 मेंबर्स का सीट है। उसमें वो लोग चुनकर आगे लगभग 20 अभी, मतलब अभी जो वहाँ टोटल सीट है वहाँ 60 है त्रिपुरा में, उसमें 13 ये चुनकर आ गए। और ये अब मतलब इस पोजीशन में आ गए हैं कि बार्गेनिंग करते हैं कि हमारा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो काफ़ी पावरफुल हो गया है। कुछ स्टेट में ये काउंसिल बहुत पावरफुल हो गए हैं। इसके बारे में अभी पेपर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आ सकता है। इसके कौन है अध्यक्ष, कौन है? मानिक देव बर्मन है इनके पार्टी का नाम ही है त्रिपा मोथा नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है। और ये जिनको सपोर्ट करते हैं उसकी सरकार बन जाती। बीजेपी की सरकार इसी पे बेस्ड है। अभी पिछली गवर्नमेंट में भी जब वो बने थे सीएम, और अभी जो मानिक शाह हैं वो भी, पहले कौन थे इनके से? मानिक शाह के पहले थे कोई देव थे, तो त्रिपा मोथा इससे जन्म दिया। मतलब पावरफुल, बहुत पावरफुल होते हैं इन लोग इन चारों स्टेट में। ये जो ऑटोनोमस काउंसिल है वो पावरफुल होते हैं। और इनका जो त्रिपा मोथा का जो चुनाव चिन्ह है वो अनानास है। हम इसलिए कह रहे हैं अनानास के बारे में, जब आप उस एरिया में जाएंगे तो अनानास जरूर खाएंगे, बहुत मीठा होता है। और मिजोरम में इस तरह की बात है। 3 तरह के हैं। चकमा भी ट्राइब है, लाई पता नहीं लाई क्या है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के नाम से या ट्राइबल के नाम से ये ऑटोनोमस काउंसिल्स है। अभी मणिपुर वाले डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ऑटोनोमस काउंसिल, कुकी वाले कह रहे हैं, कुकी ट्राइब कर रहे डिमांड कर, लेकिन जबकि संविधान में वो 6 शेड्यूल में है ही नहीं, ये बन नहीं सकता है। लेकिन कुछ स्टेट में बनाए गए हैं, वायलेशन भी हुआ है इसका। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समाधान नहीं है ना। समाधान ये है कि जो गलत लोग हैं उनको पुलिस कार्रवाई हो, उन्हें जेल भेजा जाए, सजा दी जाए, ये समाधान है। समाधान नहीं। लेकिन सभी कुछ पुलिस कार्रवाई पर निर्भर नहीं करते हैं। जब इस तरह के बड़े आंदोलन होते हैं जहाँ पर कि आप पढ़ते होंगे पेपर में, मीरा पबई नाम का एक वहाँ संस्था बनी हुई है मणिपुर में। जब पुलिस वहाँ क्षेत्र में जाती है तो पूरी महिलाएं खड़ी हो जाती हैं सामने और आगे बढ़ने नहीं देती है उस एरिया में। तो आप पढ़ना इसके बारे में, और भी बहुत बातें हैं। तो सभी कोई समाधान, जब समाज आंदोलित हो जाता है ना, तो पुलिस या कोई दूसरा जो आप कानून लगाएंगे वो चलता नहीं है। जब पूरे मारने के लिए उतारू हो गए, मार दो, गोली चला दो, लेकिन हम आपको काम करने नहीं देंगे, तो आप क्या कर लोगे? आप एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जहां वहां की जनता रिवोल्ट कर जाती है। चाहे जो भी कारण रहा हो पृष्ठभूमि है, उसको धीरे धीरे ही टैकल किया जा सकता है। तो वो फिर देखना पड़ेगा। हर एक, मैंने बताया था कि 4 तरह की मेजॉरिटी होती है और हर एक के लिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किस प्रकार का होना है। 6 शेड्यूल चूंकि हमको लगता है मेजर है, तो इसमें आपको
स्पेशल मेजॉरिटी होने लगेगी। अब इसी में पेशा का मामला है। चलिए हम पेशा आगे बताते हैं आपको, चलिए आगे बढ़े। अब सिक्स्थ जो स्टेट जो है, हमारे जो स्टेट शामिल है 4 स्टेट, और वहाँ जो ऑटोनोमस काउंसिल्स बने हुए हैं, जिनका मैंने नाम बताया आपको, 10 ऑटोनोमस काउंसिल है पूरे कंट्री में, पूरा डिटेलिंग कर दिए हैं। तो उसमें उनको व्यापक अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि लोकल अपने काम के लिए वो नियम कायदे बना सकते हैं। जैसे कि रोड्स हैं, ब्रिजेज हैं, फेरीज हैं, ये सब का डिसीजन वो खुद लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री है, प्राइमरी एजुकेशन है, क्या बच्चों को पढ़ाना है वो डिसाइड करते हैं। तो जो उनसे जुड़े हुए सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसको चलाने की उनको पूरा अधिकार दिया गया है। हाँ, लेकिन उनकी मीटिंग वगैरह होती है और जो भी नियम बनाते हैं उनका गवर्नर का अप्रूवल आवश्यक होता है। बोडोलैंड में ज़्यादा अधिकार दिया गया था, मैंने आपको बताया भी गया है कि वो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और उसकी हिस्ट्री पढ़ना आपको पता चलेगा, बहुत आगजनी हुई थी, मर्डर्स हुए थे। गवर्नर का मैंने कहा कि जो भी नियम कायदे बनाते हैं उसका अप्रूवल गवर्नर के लगेगा इस ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में। उनको ग्राम न्यायालय बनाने का अधिकार दिया गया है, वो खुद अपने निर्णय लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ आईपीसी के कुछ प्रावधानों में उनको खुद अधिकार दिए गए जो छोटे छोटे क्राइम्स हैं इसको चलने के लिए, और वो भी हाई कोर्ट के इसमें में लगता है कि कुछ अगर गलत कर रहे हैं तो हाई कोर्ट का कंट्रोल रहता है, रेगुलेटरी कंट्रोल रहता है हाई कोर्ट का। लेकिन अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ उन संस्थाओं को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। आगे बढ़े। इसी में एक पेशा का नाम सुने होंगे आप लोग, पेशा आ रहा होगा, शेड्यूल एरिया, जो शेड्यूल एरिया की बात करें, मध्य प्रदेश में कुछ डिस्ट्रिक्ट में पेशा लगा हुआ है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो ना कहें, कुछ ब्लॉक्स में 89 ब्लॉक्स हमारे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। इस तरह अलग अलग स्टेट में अलग अलग ब्लॉकों की संख्या है, वहाँ ये पेशा लगा हुआ है। पेशा है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। तो शॉर्ट में पेशा कहते हैं इसको, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। इसमें उन शेड्यूल एरिया के जो ब्लॉक्स हैं वहां की ग्राम सभा को, उसमें ग्राम पंचायत को नहीं, ग्राम सभा को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं कि अगर मान लीजिए कोई छोटे मोटे क्राइम से, मान लीजिए कोई शराब ज्यादा पी रहा है, उसको पनिशमेंट होना चाहिए, तो ये सब उसको अधिकार दिया गया है। जुआ सट्टा खेल रहा है, या मान लीजिए कि मर्डर ही हो गया है तो उसको सुलझाने का काम इनको अधिकार दिया गया है। लेकिन वो तो क्रिमिनल केस है तो केस तो लॉज होगा ही। इस तरह के छोटे छोटे जो केस हैं, मर्डर को छोड़ दें, लेकिन जैसे मान लीजिए कि मारपीट हो गई दो पक्षों में, थप्पड़ मार दिए, ये सब चीज, गाली गलौज हो गए, ये सब केस के सुलझाने का अधिकार जो ग्राम सभा को दिया गया है पेशा में। साथ ही साथ वहाँ जो ज़्यादातर शेड्यूल एरिया फॉरेस्ट एरिया में है, और वहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका कैसे बंटवारा हो, कैसे सरकार का रेगुलेटरी कंट्रोल रहते हुए बीच में किया जाए। खासकर उनकी जो शेड्यूल एरिया में महुआ की बहुत डिमांड रहती है उनको, तो उनको महुआ तोड़ने के लिए अनुमति दी जाए, जहाँ के फॉरेस्ट एरिया में भी जा सके, महुआ तोड़ लें और बिन कर लाएँ वो, और प्लस उनको बेचने का अधिकार दिए जाए और उनका सही रेट मिले महुआ का। तो ये सब है। और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस इसके अलावे जो हैं, मान लें कुछ फल होते हैं तो उस पर भी कुछ शेयर उन ग्राम सभाओं को मिलना चाहिए। इस तरह का रेगुलेशंस इसमें पेशा में दिया गया है। तो पेशा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पिछले साल ही लागू हुआ है प्रदेश में, और 89 ब्लॉक्स में लागू हुए हैं, और इसका बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो शेड्यूल एरियाज, और आपको मैंने बताया कि 5th और 6th शेड्यूल में है। तो
इसमें कुछ पूछना तो पूछ लें। हम इसलिए पहले आपको सर्कुलेट कर देते हैं जो हम पढ़ाएंगे आपको, ताकि आप पढ़ कर आएँ और क्वेश्चंस पूछें। देखो, होने का संविधान तो हमारा लचीला है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर में दिक्कत है। केशवनंद भारती केस के बारे में मैंने बताया था आपको, उसके अनुसार है कि बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो देखना पड़ेगा सिर्फ उसमें कि उसको सिंपल मेजॉरिटी होगा कि स्पेशल मेजॉरिटी होगा कि इफेक्टिव मेजॉरिटी, 4 तरह का मैंने बताया था आपको। ये अलग अलग प्रोविजंस के लिए अलग अलग है, जो एक अलग उसकी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, कौन? अच्छा, अभी तक शामिल नहीं है वहाँ, लेकिन शेड्यूल एरियाज तो हैं ही, शेड्यूल एरियाज हैं ही। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल एरिया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ जब शेड्यूल एरिया में है। लद्दाख जैसे 100% ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो अब कह रहा है कि हमें शेड्यूल एरिया से वो 4 स्टेट जो भी है उसके बाद हमको जोड़ा जाए लद्दाख को, क्योंकि तो लद्दाख में लगभग मोर देन 90% ट्राइबल पॉपुलेशन है लद्दाख, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पाई है, धीरे धीरे होगा। बोडोलैंड में अब उसी में और सब में 30 है, 30 में 26 का चुनाव होता है, 4 का नॉमिनेशन होता है, और बोडोलैंड में भी वही है, 42 का चुनाव होता है, 4 का नॉमिनेशन होता है। और 10 काउंसिल, 10 इस तरह के हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य, पूरे कंट्री में 10 इस तरह के एडवाइजरी काउंसिल्स हैं, जो मैंने बता दिया, जो लिस्टिंग भी आपको दे दिया गया है, तो व्हाट्सएप पर होगा वो। अब इसी तरह कुछ कमीशंस बने हुए हैं, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज भी हैं, नेशनल कमीशन फॉर एससीज भी हैं। इस तरह का हमारे संविधान में प्रावधान है कि इस तरह उनके, अब हम एससी की बात कर रहे हैं, लगभग इसी तरह एसटी का भी है नेशनल कमीशन, तो इसको आप ठीक से समझ लेंगे तो वो भी आप समझ लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेशनल कमीशन फॉर एससीज हैं, ये हमारे 89th संविधान संशोधन 2003 के तहत आया। ये कमीशन का जो उद्भव हुआ, जो बना, 89 संविधान संशोधन 2003, उसके उस संशोधन में आर्टिकल 338 को अमेंड किया गया। पहले 338 में यह था कि सिर्फ उसके केयर किए जाएंगे एससी और एसटी का, उसको डिफाइन किया गया और उसको तोड़कर 2 बना दिया गया, एक 338 बना दिया गया, एक 338A बना दिया गया, 2 बना दिया गया। 338 सिर्फ एससी के लिए लागू होता है और 338A एसटी के लिए लागू होता है। तो फिर संविधान संशोधन 2003 में हुआ और उसके बाद 19 फरवरी 2004 को ये बनाया गया, विधिवत गठन किया गया इसका। संवैधानिक संस्था है ये, आर्टिकल 338 के तहत बना है ये। इसके अलावा कुछ मैंने जो बताया था आपको, स्टैट्यूटरी बॉडी भी हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हैं, नेशनल कमीशन फॉर, ये सब भी हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो मैंने पढ़ाया आपको, और ये इसमें 1-2 शायद मैंने ये भी पढ़ाया, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, याद नहीं मुझे। ये सब लेकिन स्टैट्यूटरी है ये, क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट से बना हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अधीन आता है ये कमीशन, और ये अपने रिपोर्ट ये उनके माध्यम से प्रेसिडेंट को सौंपते हैं प्रतिवर्ष, क्या आपने किया, इन्होंने किया। आगे बढ़े। मैंने कहा कि जो संविधान में हमारा सिर्फ 338 था कि उसके लिए था कि एससी एसटी के लिए स्पेशल अफसर होंगे, इनके प्रोटेक्शन के लिए देखेंगे, वो वॉच करेंगे कोई इनके साथ जाति तो नहीं हो रही है, इनका डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये पर्पस सॉल्व नहीं कर पाता था इंटीग्रेटेड विकास के लिए, होलिस्टिक विकास के लिए। तो फिर बाद में जो हमारे संविधान संसद में जो रहते हैं सांसद, और सरकार ने सोचा कि इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं हों, उसे धीरे धीरे बढ़ते गई व्यवस्थाएं। प्रयास हुए, देखो मेनली जो हुआ 89
2003 में हुआ ये संशोधन, मान ली हुआ वो 338 और 338A बनाए गए, और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज बनाए गए। चलिए आगे बढ़े। इनके काम क्या है? इसमें नेशनल कमीशन में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 मेंबर होते हैं। ये सभी जो हैं 5 सभी 5 जो हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होते हैं। इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है इस कमीशन का, और इनके जो वर्तमान चेयरमैन हैं मिस्टर विजय सांपला हैं, विजय सांपला हैं इनके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनके योग्यताओं के बारे में कुछ नहीं कहता है कि कितनी इनकी उम्र होगी, क्या होगी, इसके बारे में साइलेंट है। प्रेसिडेंट अपने विवेक से योग्य व्यक्तियों का इसमें नियुक्त करते हैं। वर्तमान में विजय सांपला है, इसके अलावा और भी एक वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और 3 मेंबर भी, जो कि इस क्षेत्र में जिनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है उनको इसमें बनाया जाता है। साधारणतः आप इनके काम को इस ढंग से समझे कि ये मान लीजिए किसी एससी व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है, या उन समुदाय का प्रॉपर विकास नहीं हो रहा है, या उनके द्वारा की गई शिकायतों का प्रॉपर एंटरटेन नहीं हो रहा है, या जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार कंप्लायंस नहीं हो रहा है, तो ये सब देखने का अधिकार इस आयोग को दिया गया है। कोई भी उस समुदाय से जुड़ा हुआ या कोई भी व्यक्ति उसको कर सकता है कि जो एससी के इन समुदायों के साथ ज्यादती हो रही है, या इनके डिमांड को पूर्ति नहीं हो रही, जो कि इनकी वाजिब डिमांड है लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही, इस तरह करने के लिए वो लीगली ऑथराइज्ड है कोई भी व्यक्ति। इनको कोई शिकायत हो तो इनको इन्वेस्टिगेशन करने का भी अधिकार है, उसकी जांच करने का भी अधिकार है। आप अक्सर पढ़ते होंगे कि कमीशन आ रहा है इस डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए किसी कोई अत्याचार हुआ और उस पर समाज में काफ़ी तीखी रिएक्शंस आ रहे हैं, तो आप देखते होंगे अभी कि आयोग आ गया, आयोग आ रहा है, पेपर में पढ़ते होंगे आयोग आ रहा है। तो आयोग आता है, वहाँ पर 1 सदस्य भी आ सकता है, 3 सदस्य, पूरे आयोग भी उठ कर आ सकता है। जैसे मान लीजिए किसी अनुसूचित जाति की बस्ती में कुछ लोगों के द्वारा आग लगा दिया गया, पूरे घर जल गए और 10-15 लोग मर भी गए उसमें। तो ये सब जो इस तरह के सीरियस इशू में आयोग पूरी टीम अपने पूरे साथ आ जाते हैं वहाँ देखने के लिए, और फिर वो देखते हैं और लगता है कि पुलिस सही कार्रवाई नहीं कर रही है तो पुलिस को हिदायत देते हैं कि आप सही कार्रवाई कीजिए। और मान लीजिए कि जो गलत लोग, जो क्रिमिनल हैं, जिन्होंने आग जलाया था, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो गिरफ्तार करने के लिए बाध्य करते हैं, भाग गए हैं तो पकड़ने के लिए कहते हैं, मतलब उस पर ज़्यादा इफेक्टिव कार्रवाई करने के लिए निर्देश देते हैं। हम एक उदाहरण के तौर बताया आपको, इस तरह और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो साल भर में जो उन्होंने काम किया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सरकार की जितनी भी कार्रवाई होती है ज़्यादातर वो फाइनेंशियल ईयर से चलता है। 2 कैलेंडर होते हैं, एक फाइनेंशियल कैलेंडर होता है, एक जॉर्जियन कैलेंडर होता है। जॉर्जियन कैलेंडर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है, और जो फाइनेंशियल कैलेंडर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। तो सरकार के ज़्यादातर काम फाइनेंशियल कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आयोग ने क्या काम किया, अपने फिर एक रिपोर्ट हर एक साल प्रस्तुत करता है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखवाते हैं ताकि लोग समझे कि इन्होंने क्या काम किया, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे उन पर एक दायित्व बनता है कि हमें बताना है सरकार को और पूरे देश को हमने साल भर में क्या काम किया। इसी तरह इस तरह की संस्था जैसे केंद्र में है, उसी तरह की संस्था स्टेट्स में भी होती है, और इसको भी नेशनल स्टेट कमीशन फॉर एससीज कहलाता है। चलिए आगे बढ़े। हाँ होता है, मान लीजिए किसी जगह मान लीजिए नियुक्तियां हुई और आरक्षण का पालन नहीं किया गया तो ये इनको शिकायत हो सकती है, ये शिकायत करते हैं तो इसमें जांच होती है।
ऐसे देखो, सरकार में गलत करने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि सरकार के नियम कायदे बहुत कड़े होते हैं। जो करेगा वो, क्योंकि हर एक नियम को सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हम नियमों से काम कर रहे हैं। जैसे आप नियुक्ति की बात किए, तो नियुक्ति में हर एक आदेश के अंत में लिखा जाता है कि हम जो सरकार की रेगुलेशन पॉलिसी है उसका पालन किया गया है। अगर जो नहीं करते हैं, इस तरह भी कुछ तत्व हैं जो नहीं करते हैं, तो उनकी भी कार्रवाइयां होती हैं। तो पावर्स मैंने बता ही दिया आपको, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े। इसमें इनको यह भी अधिकार है कि किसी को समन्स करके, सिविल कोर्ट के अधिकार रहते हैं इनको। मान लीजिए किसी गवाह को या कोई आरोपी को बुला रहे हैं, आयोग दिल्ली बुला रहा है कि आप इस तारीख को उपस्थित होइए, उपस्थित नहीं हो रहा है, भाग रहा है, तो उसको गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकते हैं, उपस्थिति वारंट जारी कर सकते हैं। इन पर पूरे अधिकार है उसको समन्स जारी करने। सिविल कोर्ट की जो अधिकारिता होती है वो इनको अधिकार है। ये सब मैंने बता दिया है आपको, इसमें कोई नई बात मैं बताया आपको, हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसी तरह एसटीज की बात है। जिस तरह कमीशन एससीज के लिए है, उस तरह एसटी के लिए भी है। ये भी 89th अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हुआ 2003 में, और वो फिर 338A बना। और फिर ये आयोग का गठन, जो पहला आयोग का गठन हुआ 19 फरवरी 2004 से हुआ। संविधान में हमारे पुरानी व्यवस्थाएं थी, लेकिन मैं बताया कि वो मजबूत नहीं थी। एक स्पेशल अफसर होगा जो कि देखेगा एससी एसटी के समग्र विकास के बारे में, उनके शिकायत ना आए, उनको शिकायत हो समाधान करने के लिए। लेकिन बाद में बीच में और भी प्रयास किए गए 1950 से लेकर 2002 तक, लेकिन फाइनली 2003 में इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो पाया। और उसमें भी वही चीज है उसमें कि इनमें भी एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं। और वर्तमान चेयरमैन जो हैं मिस्टर हर्ष चौहान हैं। इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल वेलफेयर में ये आता है, ये डिपार्टमेंट, ये कमीशन अपनी रिपोर्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल वेलफेयर के माध्यम से प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, और फिर उसे पार्लियामेंट में रखा भी जाता है। इनके भी उम्र है या योग्यताओं के बारे में हमारे संविधान में साइलेंट है। प्रेसिडेंट अपनी विवेक के आधार पर, प्रेसिडेंट तो जानते ही सिस्टम, कोई भी काम कैबिनेट